हेलो बच्चों, आज हम पाठ 15 खाद्य संसाधनों में सुधार का ही नेक्स्ट भाग विभिन्न प्रकार की खाद उर्वरक में अंतर आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंपोस्ट की बात करेंगे। कंपोस्ट जो है वो पशुओं के गोबर, किचन वेस्ट जिसमें सब्जियों के छिलके और अन्य जैव निम्नीकरणीय कूड़ा आता है, किसान जो खेत में से खरपतवार को उखाड़ देता है, वो सूखे पत्ते आदि, इन सब को एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है और धीरे धीरे ये अपघटित होकर कुछ समय में ही कंपोस्ट में बदल जाती है। उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट। अगर कंपोस्ट बनाते समय केंचुओं का प्रयोग किया जाए तो इस प्रकार बनी हुई कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो केंचुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक तो ये कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को तेज़ कर देते हैं, दूसरा जो केंचुओं द्वारा छोड़ा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है। नेक्स्ट है फिर बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हरी खाद। इस पर कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है कि वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद पर शॉर्ट नोट लिखो। तो हरी खाद क्या होती है? किसान खेत में अपनी जो इंटरेस्ट वाली फसल है जो उसने उगानी है, उससे पहले वो खेत की तैयारी करते समय उसमें पटसन, ग्वार, मूंग आदि के पौधे उगा देता है। ये पौधे जब 1.5 फीट लंबे हो जाते हैं तो हल चला के उनको मिट्टी में ही मिक्स कर देता है और पानी दे देता है उसमें, ताकि ये पौधे जो है वो खाद में बदल जाएं। अब स्पेशली इन्हीं पौधों का क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और दूसरा ये लेग्यूमिनस प्लांट हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि हरी खाद का प्रयोग करने से मिट्टी में किन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है? तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। कई बार 1 मार्क में आ जाता है कौन सी फसलों का प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो ये आपने एग्जाम्पल अलग अलग भी याद करने हैं। और 2 मार्क में शॉर्ट नोट आता है हरी खाद क्या है। उसके बाद है खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना करो। ये आपने 8वीं में भी किया है, ठीक है, वही पॉइंट है मेनली। सबसे पहले है जो खाद है वो प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से बनती है, इसीलिए इसका अगर हम लगातार भी प्रयोग करते रहें तो वो हानिकारक नहीं होता है। जबकि जो उर्वरक हैं वो फैक्ट्रियों में रसायनों के प्रयोग से बनते हैं, इसीलिए उनको अगर हम लगातार प्रयोग करते रहें खेत में तो मिट्टी की जो प्राकृतिक जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद खाद जो है वो अपशिष्ट पदार्थों से ही, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से ही खेत में बनाई जा सकती है, तो इसीलिए इसका उपयोग करना महंगा नहीं होता। किसान खेत में इसको खुद से बना सकता है। उर्वरक है उसको वो खरीदना पड़ता है मार्केट से, इसलिए उसका उपयोग करना उसको महंगा पड़ता है। इनकी क्योंकि अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका स्थानांतरण व भंडारण असुविधाजनक होता है। इसका स्थानांतरण व भंडारण सुविधाजनक होता है क्योंकि इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनसे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता है वो इम्प्रूव होती है। उर्वरक कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता मिट्टी को, तो इसलिए मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। ये पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैविक खेती, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आजकल काफ़ी आता है इसके बारे में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक खेती क्या है? ये खेती की वो पद्धति है जिसमें हानिकारक रसायनों जैसे कि उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी, पीड़कनाशी, इन सब का प्रयोग ना के बराबर हो, ठीक है। तो जो भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं वो सब प्राकृतिक होते हैं, जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, नील हरित शैवाल, फसल चक्र, अंतरा फसलीकरण, इन सब आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती रहे। दूसरा, फिर फसल के भंडारण के लिए भी कुछ लोग दवाई डाल देते हैं उसके अंदर, है ना। गेहूं को स्टोर करते टाइम गोलियां वगैरह डाल देते हैं, वो नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो इस जैविक खेती में इस प्रकार के दवाइयों वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फसल भंडारण के समय उसको पीड़कनाशियों से, उसको पीड़कों से बचाने के लिए प्राकृतिक पीड़कनाशी या कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हल्दी की गांठ डाल देते हैं, नीम की सूखी पत्तियां डाल देते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह स्टोर करने के लिए बड़े बड़े
आपके धातु के टिन होते हैं और उनमें एक लेयर आपकी गेहूं की डाल दी, अच्छे से उसको मतलब सुखा के ठंडा करके, उसके बाद नीम की सूखी पत्तियां डाल दी, फिर एक और लेयर डाल दी। तो ये प्रक्रिया जो है पुराने समय से चली आ रही है। वापस हम उसी पद्धति पे लौट रहे हैं क्योंकि रसायनों का प्रयोग हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। उसके बाद सिंचाई के साधन, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं तो मैं सिर्फ नाम बताऊँगी, डिटेल आप इसकी खुद से बुक से लर्न करेंगे। सिंचाई के साधन यानी कि सिंचाई क्या होती है, जो भी फसल खेत में किसान बोता है, ऐसा तो नहीं ना बो के उसको छोड़ दिया, उसको समय समय पर एक निश्चित अंतराल के बाद पानी भी देना पड़ता है, खाद भी देनी पड़ती है। तो उसी को जब निश्चित अंतराल पर फसल को पानी देने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। उसके लिए अलग अलग साधन हैं, कुएँ हैं अलग अलग प्रकार के, डगवेल हैं, ट्यूबवेल हैं, है ना। डगवेल जो मतलब गहरा सा कुआं जिसमें आप ऊपर से जाको तो पानी दिखाई देता है, वो डगवेल्स होते हैं। ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, जिसमें मतलब मिट्टी में से नीचे ज़मीन में पाइपें छोड़ दी जाती हैं, है ना, और फिर जो है वाटर टेबल के पास से वो मोटर लगा के पानी सक करते हैं। उसके बाद नहरें हैं, नहरों से पानी की सप्लाई होती है। जो भी क्षेत्र जो है इसके नदियों के आसपास हैं वो सीधा नदी में से ही पाइप डाल के नदी उठाव प्रणाली के द्वारा अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। टैंक्स का प्रयोग किया जाता है कई जगह। उसके बाद है, तो ये आप अपनी बुक से लर्न करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं, इस पर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद है मिश्रित फसलीकरण और अंतरा फसलीकरण क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले मिश्रित मतलब इसमें फसलों को मिला के बोया जाता है। एक खेत में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसलीकरण कहलाता है। अंतरा फसलीकरण में भी यही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें निश्चित पंक्तियों में उगाया जाता है, इसमें भी एक ही समय में उगाया जाता है, एक ही खेत में उगाया जाता है 2 या 2 से अधिक फसलों को। तो कैसे, मिश्रित में तो क्या करते हैं, बोने से पहले बीजों को मिक्स कर देंगे। मान लिया ये एक फसल के बीज हैं, ठीक है, ये आपकी दूसरी फसल के बीज हैं, तो दोनों आपको किस तरीके से किसी भी रैंडम, कहीं पे ये आ गए, कहीं पे ये उग जाएंगे, कहीं पे ये उग जाएंगे एक तरह के। तो इस प्रकार जब इनको उगाते हैं तो इनको अलग अलग हार्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मान लिया ये एक प्रकार की फसल है, ये दूसरी प्रकार की फसल है, मैं डायग्राम से वैसे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अंतरा फसलीकरण में और इसमें क्या अंतर है, अंतरा फसलीकरण में एक फसल की कुछ पंक्तियाँ बो दी, फिर उसके बाद दूसरी फसल की कुछ पंक्तियाँ बो दी, फिर दोबारा से इसी वाले की कुछ पंक्तियाँ बो दी। तो इस प्रकार पंक्तियों में अगर हम बोते हैं तो उसका जो है कटाई, थ्रेशिंग सब आसानी से हो जाती है। इसको अलग से काट सकते हैं, इसको अलग से काट सकते हैं, लेकिन इसमें जो है जब बीजों को पहले ही मिक्स कर दिया तो वो तो मिक्स ही उगेंगे। इसमें ना तो अलग कटाई संभव है, ना ही अलग थ्रेशिंग संभव है। तो इसमें जो उत्पाद भी प्राप्त होता है वो एक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है, जिसको केवल पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जा सकता है। द क्वेश्चन इज़ कि फिर इसको यूज़ क्यों किया जाता है ना। इस पद्धति को यूज़ पहले किया जाता था ताकि मिट्टी में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो बनी रहे, ठीक है। मान लिया एक प्रकार की फसल है आपकी गेहूँ, दूसरी है आपकी चना। अब गेहूँ जो है वो मिट्टी में से नाइट्रोजन सोखेगा और जो चना है वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा। तो इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बैलेंस रहेगी, ठीक है ना। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी है, भाई ये है, क्योंकि इसमें हम फसलों को अलग अलग दोनों फसलों के उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग कटाई भी कर सकते हैं, थ्रेशिंग भी कर सकते हैं। और अगर मान लिया किसी एक फसल को उसकी आपकी पीड़कनाशी की या फर्टिलाइज़र की, उर्वरक की आवश्यकता है तो हम उस पर अलग से स्प्रे कर सकते हैं दूसरी को बचा के, लेकिन इसमें हम एक एक पौधे को छांट के थोड़ी ना करेंगे, इसमें वो चीज़ संभव नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम फसल चक्र और जो भंडारण के समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए वो सब करेंगे। अब आप इसके सारे नोट्स अपनी कॉपी में करेंगे और इस टॉपिक को समझ के लर्न करेंगे।